मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। वीआई लेंडर्स डायल फिनमिन वांट रिलीफ फॉर टेल कंपनी। तो यहाँ पर वीआई सबसे पहले समझ लेते हैं। वीआई यहाँ पर है वोडाफोन इंडिया का मर्जर हो चुका है, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, वीआई के लेंडर जो वीआई को क्रेडिटर्स हैं जो उन्होंने बोला है फाइनेंस मिनिस्टर को, मतलब बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि उनको टेली कंपनी को, मतलब टेलीकॉम के पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को, इनको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे इसका प्रमोशन हो सके। तो यहाँ पे देखें इन्होंने ऊपर लाइन लिखी हुई है, बैंक्स फियर कंपनी विल गो बैंकरप्ट विदाउट एड। तो जो बैंक्स हैं जिन्होंने बेसिकली लैंड कर रखा है, यहाँ पे लेंडर्स और बैंकर्स एक ही आप मान सकते हैं। कुछ प्राइवेट लेंडर्स भी हैं बट वो एक मेजोरिटी चंक से बाहर हैं। तो मेजोरिटी चंक्स में बेसिकली बैंक्स हैं। तो बैंक्स ये फियर कर रहे हैं कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अब यहाँ पे आगे चलें तो यहाँ पर है कि सीकिंग लाइफलाइन। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ कंडीशन बताई हुई हैं कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब जो बैंक्स ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेंडर्स बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पेमेंट की टाइमलाइन का और इंस्ट्रूमेंट का यहाँ बताया हुआ है। तो एनसीडी प्रिंसिपल, इनको आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये सब डेट है इनका, ये नाम अलग अलग है बेसिकली कि डेट। जैसे यहाँ पर स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो जैसे आपके सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, जैसे टेलीकॉम कंपनी है तो ये टेलीकॉम कंपनी अपने सिग्नल्स भेजती है, तो उनको जैसे सेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की सेल ऐसी होती है कि गवर्नमेंट लॉट्स निकालती है और उसको लॉट्स को कंपनी खरीदती है। तो इनकी जो पेमेंट होती है वो भी इनकी ड्यू थी। और ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको इसमें डेटा बताऊँ तो स्पेक्ट्रम की जिनको पेमेंट करनी थी इनको अप्रैल 2022 तक करनी है 82,000 करोड़ की, 8200 करोड़ की। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, मतलब इस टाइम तक उनको किसकी पेमेंट करनी है, 6,000 रुपीज़ करोड़ की पेमेंट करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका डेट है यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या है कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। स्पेक्ट्रम मार्क 23 तक आप देखेंगे तो 2900 का डेट है, मतलब आप कह सकते हैं कि 3 साल तक लगातार नेक्स्ट 3 ईयर्स तक इनके लिए डेट अभी इनके पास पड़ा हुआ है कि कितना इनको पे करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पेमेंट्स ड्यू अंटिल मार्च 23 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ तक मैंने जो ऊपर बताई, अगर आप उसका टोटल भी कर लेंगे तब भी यही फिगर आ जाएगी कि मार्च 23 तक ये स्पेक्ट्रम की पेमेंट तक, यहाँ तक इनका जो टोटल इनको डेट रीपे करना है वो है 30,000 करोड़ का। तो ये बहुत ही इनॉर्मस फिगर है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे करंट एनुअलाइज्ड ईबिटडा। तो अगर रिलायंस को जैसे 30,000 करोड़ का डेट पे करना है तो उसके लिए अच्छी बात, मतलब इतनी बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो ईबिटडा है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें तो ईबिटडा का मतलब हम समझते हैं 1 मिनट में, अब इसको अभी के लिए मान सकते हैं रेवेन्यू। तो इनका रेवेन्यू है टोटल मिलाकर के 6900 करोड़ के आसपास। तो ये 30,000 करोड़ का डेट कैसे पे करेंगे 3 साल में, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अपने आप में है। अब इसके अंदर देखिए तो ईबिटडा का मतलब होता है आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो इसका ईबिटडा का मतलब होता है आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे आपका प्रॉफिट निकला, लेट सपोज कंपनी का 100 रुपीज़ प्रॉफिट था, उसके अंदर से काफ़ी सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे ताकि नेट प्रॉफिट निकल पाए। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 100 रुपीज़ की थी सेल्स, इसके अंदर सब काफ़ी सारी कॉस्ट माइनस होंगी और ताकि आपका नेट प्रॉफिट निकले तो उन कॉस्ट को माइनस करने का एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आपका 100 लिया, उससे सबसे पहले आपका माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, कि आपने डेट पे जितना इंटरेस्ट रीपे करना है वो इंटरेस्ट माइनस होगा। फिर आपका माइनस होगा यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद टैक्सेस, फिर टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे करने हैं, आपका इनकम टैक्स हो गया, वो वहाँ पे टैक्सेस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए तो आपका डिडक्ट होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि आपकी असेट के अंदर कितनी वैल्यू कम हुई। जैसे आपने लेट्स सपोज 100 रुपये की सेल करी, बट उसके लिए आपकी मशीनरी आपने यूज़ करी होगी, तो उसमें मशीनरी यूज़ करने की वजह से उसकी कुछ वैल्यू कम हुई होगी। तो कम जितनी भी वैल्यू हुई है वो उसको मॉडल निकाल के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर माइनस कर देंगे। तो ये बेसिकली माइनस कर देते हैं, तब आपका जाके निकलता है ईबिट। तो तब आपका जाके बेसिकली निकलता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो अब आपको लग रहा होगा ईबिटडा यहाँ पे कहाँ पे आया, तो ईबिटडा आपका था ये जिससे हमने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स बिफोर यहाँ पे आपका हो गया इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये बेसिकली हो गया ईबिटडा का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने ये समझ लिया। इसके अंदर एक और हमने पॉइंट जो कंक्लूजन वाला है वो ये कि आप समझ रहे होंगे कि एक कंपनी अगर गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है तो वो ऐसा क्यों स्टेप्स लेगी। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर जैसे ब्लेम करिए गवर्नमेंट को,
तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कंपनी है तो अगर एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है तो सीधी सी बात है नहीं लेगी इतना गवर्नमेंट, बट अगर जैसे पूरा इंडस्ट्री या पूरा सेक्टर बुरा परफॉर्म कर रहा है किसी भी तरह से, या उसकी कम से कम टॉप की एक दो इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, कंपनीज को छोड़ करके बाकी सारी 10 15 12 कंपनीज अगर बुरा परफॉर्म कर रही हैं और वो पहले अच्छा कर रही थी, तो उसके अंदर मेजर हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट का कुछ हाथ हो। जैसे लेट सपोज जैसे एक काफी सारी कंपनी है जो बिस्किट बनाती हैं, तो उसके बाद क्या अगर मान लो गवर्नमेंट एकदम से ऐसा मेजर निकाल दे कि अब से हम बिस्किट सेल करना बैन है, बिस्किट पे बैन है, तो अब इसमें कोई कंपनीज की गलती नहीं है यहाँ पर कि गवर्नमेंट के ही मेजर की वजह से पूरी इंडस्ट्री का, पूरे सेक्टर का, एफएमसीजी सेक्टर का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब आगे चले तो यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्लैब्स ऑन जीएसटी काउंसिल रेडार सेज बजाज। तो इसके अंदर यहाँ पे 80 इंटरव्यू है, बेसिकली इंटरव्यू किया यहाँ पर इन्होंने तरुण बजाज का। ये कौन है? ये रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट चलता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अब आपको न्यूज से एक बार के लिए परे हो जाना है कि आपको सिर्फ इन्वर्टेड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये यूपीएससी अगर आपको पेपर बताओ तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा सेगमेंट होता है इसका, मतलब बेसिकली एक टॉपिक होता है बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पे आप समझ लें इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी है, वो कुछ रॉ मटेरियल मंगाएगी। लेट सपोज रॉ मटेरियल उसने मंगाया एक्स और उसने बना के बेचा वाई, फिनिश्ड गुड। तो एक्स के ऊपर उसको जितना इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लेट सपोज वो थे आपके 15%, और लेट सपोज वाई पे उसे जितना टैक्स मिलता है। तो ऐसे ही होता है अगर आप जैसे फ्रूटी खरीदने जाते हैं मान लो, तो वो फ्रूटी 8 रुपीज़ की प्लस उसके ऊपर जितना भी टैक्सेस होता है, या अगर आप जैसे सुपर मार्केट वगैरह जाएं तो उस पर जितना टैक्स लगता है जीएसटी वगैरह, तो वो एट द एंड जाके कंपनी को मिलता है और कंपनी उसे गवर्नमेंट को पे कर देती है। ये कंपनी जहाँ से अपना रॉ मटेरियल लाई है इनडायरेक्टली वो वहाँ चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी ने जहाँ पे उसने सेल किया वहाँ से उसे टैक्सेस मिले जीएसटी के फॉर्म में, इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे उसे मालूम मिले 10% टैक्सेस। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने स्पेंड तो किए 15% टैक्सेस और उसे मिले सिर्फ 10% टैक्सेस। तो ये होता है आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कि आपने पे ज्यादा किया और आपको मिला कम टैक्स की फॉर्म में, और ये सिर्फ टैक्स पे ही वैलिड है, मतलब टैक्स का ही कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा कोई इंडस्ट्री के लिए साथ नहीं होता होगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता हो तो उसके अंदर मैं एक सेगमेंट बोलूंगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है। आपके यहाँ पे नॉन V1, क्योंकि मैंने भी अभी गूगल ही किया है ये वाला कि मतलब इसका एग्जांपल के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट तो ऐसा पता था, बट इसके अंदर नॉन V1 जो कॉटन टेक्सटाइल होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका ट्रेड्स चलते हैं, 12% में आपको इंपोर्ट के लिए पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी, और 5% आपको मिलता है यहाँ पर। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बोला है यहाँ पर, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी कैसे चलता है। जीएसटी के अंदर 3 स्लैब्स होते हैं मेनली, 5% वो जो आपकी 22% के करीब करीब आइटम्स पे लगता है, 12% जो आपकी 18% आइटम्स पे लगता है, 18% जो आपकी 47% आइटम्स पे लगता है। तो बेसिकली स्लैब्स होते हैं 3। अब ये कह रहे हैं कि दीज 3 आर मेन रेट्स, दीज कैन बी ऑल्सो बी ओवर अ पीरियड बी बॉट डाउन टू 2। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसको हटाने की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये बेसिकली टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जीएसटी काफी स्टेबल हो चुका है। जीएसटी मार्क्स 4 ईयर्स, ये भी उन्होंने बताया कि जीएसटी अगर आपको नहीं पता 1 जुलाई 2017 को ही लॉन्च हुआ था, और अब मतलब कल 1 जुलाई अभी हो चुके हैं और 2021 चल रहा है, तो जीएसटी को 4 ईयर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही था कॉन्सेप्ट, और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अगर बोल रहा है तो ये वेटेज वाली बात है ज़्यादा। आगे चलते हैं यहाँ पर लोअर वर्क अपडेट अंडर नरेगा इन जून। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि लोअर वर्क है मतलब नरेगा का मतलब समझ सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही होती, तो एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहता है पूरा। पर आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिकेट्स पिकअप इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो कई बार लगता है कि लोअर वर्क कम काम मिल रहा है नरेगा के अंदर और यहाँ पे इंडस्ट्री ने पिकअप कर लिया, मतलब इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये होता है कि नरेगा के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिसको वैसे कहीं पे नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे एक लेबर है मान लो एक्स, तो उसको वो हर इंडस्ट्री में घुमाया, हर कंपनी से पूछा है कि आप मेरे को रखोगे काम पे, तो सबने मना कर दिया। तो फिर वो नरेगा के एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर उसे जो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी जैसी उसकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली। पर ऐसा होता है कि अगर मान लो इंडस्ट्री ने उसे पिकअप कर लिया पहले, तो वो नरेगा के पास जाएगा ही नहीं, तो नरेगा के पास कम काम हो गया अपने आप। तो यहाँ पे बेसिकली यही था पूरा इसके अंदर कि जो आपका नरेगा लो कर रहा है वर्क, पर फिर भी जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी है वो पिकअप कर रही है। इंडस्ट्री की एक्टिविटी अगर आप कभी भी देखें तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसका मतलब होता है बेसिकली सप्लाई। यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है, इसका मतलब बेसिकली सप्लाई। अब यहाँ पे चले तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वर्क जनरेटेड एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक ही बात है, एम नरेगा और नरेगा, तो आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पर Q1 के अंदर इन्होंने अब यहाँ पे डिटेल दी है कि कितने मिलियन % इन्होंने मतलब जॉब्स बनाई है, मतलब गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा है, अगर आप पढ़ सकते हैं, जैसे अप्रैल मई जून का इन्होंने 3 मंथ्स का Q1 का पूरे का डेटा दिया है। तो यहाँ पे आप चल सकते हैं आगे, प्राइस कोविड वेरिएंट्स थ्रेट्स टू रिकवरी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है और ये एनुअल बेसिस पे हर साल आती है।
तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंट के ट्रेंड्स के हिसाब से एक चीज़ बोली है कि प्राइसेस का मतलब जो प्राइसेस बूम कर रहे हैं वो, और कोविड वेरिएंट्स मतलब जो आपको पता है जैसे B.1617 ऐसा कुछ कुछ आ रहा है, तो जो नए वेरिएंट्स है डेल्टा प्लस वगैरह आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थ्रेट्स टू रिकवरी पे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो इनकी वजह से अलग अलग तरह के थ्रेट होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो प्राइसेस की वजह से दो आपका थ्रेट हो सकता है, वो है आपका कि इकोनॉमिकल इंपैक्ट से रिलेटेड, तो इनको इकोनॉमी को बूम करने में टाइम लगेगा अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से डायरेक्ट एक इंपैक्ट होता है कि डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से पूरी इकोनॉमी ओवरऑल मतलब डाउन फेज में वापस से चली जाएगी कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे देखिए तो कोविड वेरिएंट्स का जो आपका थ्रेट है वो अलग टाइप का है। कोविड वेरिएंट्स का आपका टाइप है थर्ड वेव का, कि अगर थर्ड वेव आ जाती है तो आपका रिकवरी में आपका टाइम लग जाएगा। सीधी सी बात है यहाँ पर कि थर्ड वेव आ जाती है इस टाइम पर जब हमारी इकोनॉमी वैसी मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में चल रही है, तो यहाँ पर इसके लिए रिकवरी के लिए मुश्किल हो जाएगी। बट फाइनेंशियल सिस्टम रोबस्ट कैन डील विद शॉक्स से सेंट्रल बैंक्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम इसी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि फाइनेंशियल सिस्टम रोबस्ट का यहाँ पे मीनिंग है कि स्ट्रेंथी और हेल्दी। रोबस्ट का यहाँ पे मीनिंग मैंने आपको बताया स्ट्रेंथी और हेल्दी। तो हमारा वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम इतना हेल्दी है इस टाइम पर कि वो इन शॉक्स से, ये जो दो शॉक्स हैं अगर ये दोनों भी आते हैं तब भी इनसे डील कर सकता है, से सेंट्रल बैंक। आरबीआई बेसिकली कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। तो ये मैंने आपको पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया। ये फर्स्ट पेज आधा हमारा कवर्ड है। मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम से ये ट्रेंड चल रहा है कि एड्स ही आ रहे हैं, बट मैंने आपको बताया था कि एड वगैरह में आप कोई भी कंपनी देखें तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि वो कोर बिजनेस कहाँ कर रही है और कोर बिजनेस उसका है क्या। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ऑयल का हो गया तो वो कोर बिजनेस है। और दूसरी बात कि अगर वो लिस्टेड है कंपनी तो उसका शेयर प्राइस किस रेंज में चल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो मशीन एडवाइजरी फर्म की एक कंपनी है यहाँ पर, तो इसका हम दो तीन बातें समझ लेते हैं वही वाली। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये कोर बिजनेस इसका क्या है, ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के सेक्टर में। तो उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इससे एडवाइजरी सर्विस लेती रहती हैं। तो इसके अंदर देखिए कहाँ पे ऑपरेट करती है, तो इनके कुछ ऑफिस 5 ऑफिस इनके अफ्रीका में है, 2 इंडिया में और 1 सिंगापुर में है। तो बेसिकली इनके 8 ऑफिस हैं टोटल मिलाकर। और ये इन अफ्रीका के अंदर मैंने कॉन्टिनेंट लिख दिया क्योंकि उसके अंदर काफी सारी कंट्रीज के अंदर डील करते हैं। इंडिया के अंदर इनके 2 ऑफिस हैं और सिंगापुर के अंदर भी 1 ऑफिस है। अब यहाँ पे चले तो स्टॉक प्राइस, तो ये कंपनी लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम ही है। बेसिकली एडवाइजरी सर्विसेज की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि इनको एज सच कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना होता। तो यहाँ पर इनकी अभी पब्लिकली लिमिटेड नहीं है ये कंपनी। आगे चलते हैं, यहाँ पर सेकंड एड के अंदर LIC है। LIC बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, सबको बताई वाली बात तो कि इनका कोर बिजनेस बेसिकली इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो ये पूरे ओवर द इंडिया डील करती है, सीधी सी बात है। और फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी ब्रांच है, जैसे कि IDBI इनका बैंक है, तो उसकी ब्रांचेस काफ़ी सारी कंट्रीज में है। ये क्या है, इसका सब्सिडरी है बेसिकली। तो ऐसे ही अगर हम देखें स्टॉक प्राइस, तो LIC लिस्टेड नहीं है, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इसकी एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब इसके पास उसका 51% से ज़्यादा शेयर है, 50% से ज़्यादा शेयर है LIC के पास। तो यहाँ पर देखें तो LIC HF, LIC हाउसिंग फाइनेंस इसकी फुल फॉर्म है, ये उसकी सब्सिडरी है और ये लिस्टेड कंपनी है। इसका शेयर प्राइस चल रहा है 470.80। तो हमने पूरी तरह कवर कर लिया पूरा पेज और दोनों जो इसके अंदर एड्स थे उसकी कंपनी की डिटेल भी जान लिया। अब आगे चलते प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर जैसे एक कॉमेंट में थी जिनको क्लैट की प्रिपरेशन करनी थी, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जितनी भी न्यूज़ है वो इसी टेक्स्ट पूरे फ्लेवर की रहती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी हेडलाइन वगैरह भी रीड कर सकते हैं, बट अभी हम अपने पर्पस के लिए इसको स्किप करेंगे। इसके डेली बेसिस पे 2 पेज जाते हैं, तो हम दोनों को जो है स्किप करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया पूरा, तो इसको हम स्किप करेंगे और आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस पेज पर कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन आता है पूरा, बट आज के दिन यहाँ पर टाइम्स इंटरैक्ट पूरे बेसिकली एड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे पेज पे एड्स हैं, तो इसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसने 1 पेज पढ़ाया और 3 पेज स्किप कर दिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोनों के रीजंस बताया कि यहाँ पर प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर सीधी बात है कोई कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे और आगे चलते तो यहाँ पर आगे एड्स का पेज है, तो इसको तो सीधी बात है कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। आगे चलते ईटी मार्केट का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, मैं आपको डेली बेसिस पे कहता हूँ। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डीपेंड करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर देखिए यहाँ पे RBI फ्लैग्स कंसर्न्स ओवर बिग टेक्स एंटर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके अंदर ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर बिग टेक कंपनी की एंट्री हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में। मतलब कि जैसे आपके बिग टेक ने अपना, मतलब बिग टेक कंपनी है जैसे अमेजोन है, अमेजोन ने अपना बैंक खोल लिया, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है। कैसी प्रॉब्लम्स है, अब हमें यहाँ में समझ में आता है इस वाली स्टेटमेंट में ज़्यादा अच्छे से। Bank says that while big tech services can boost financial inclusion and efficiency, challenges include monopolistic practices, antitrust issues, and cyber security risks. तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI का एक डॉक्यूमेंट निकलता है, रिपोर्ट निकलती है, तो उसका ये एक टेक्स्ट ये भी है। इसके अंदर क्या बोला है कि बैंक मतलब RBI ने बोला है कि अगर बिग टेक सर्विसेज
मतलब कि जो बड़ी टेक वाली कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इनसे तो नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, बट कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ये हम समझते हैं डिटेल में, 3 चैलेंजेस है, तीनों समझते हैं। तो हमें मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस का है यहाँ पर कि या मोनोपोली एक टर्म चलती है, इसके अंदर क्या होता है, पूरा मार्केट है। लेट्स सपोज चॉकलेट का मार्केट समझ लेते हैं। तो चॉकलेट के मार्केट में क्या हो अगर कि अगर जैसे कैडबरी बना रहा है चॉकलेट, तो सिर्फ कैडबरी की चॉकलेट बिकने लग जाए, किट कैट, 5 स्टार सब बंद हो जाए, बिल्कुल लोग खरीदे ही ना, तो क्या होगा कि कैडबरी अपने हिसाब से, तो कैडबरी का क्या होगा कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हो जाएगा, सब वो अपनी मोनोपोली खड़ी कर देगी। तो अगर कैडबरी लोगों को इतनी पसंद आने लग जाए तो जो उनकी 10 रुपए की चॉकलेट है वो अगर उसको 100 रुपए का भी कर देंगे तब भी उसको खरीदते रहेंगे लोग। तो ये मतलब एक बुरी बात होती है, एक अच्छी इकोनॉमी के लिए ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एक काफी सारी फर्म्स होनी चाहिए हर पूरे सेक्टर के अंदर। तो ये होता है बेसिकली मोनोपोली, कि अगर एक ही जो फर्म है, एक कंपनी है, पूरे मार्केट को रूल करने लग जाए। इसके अंदर देखें तो ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। एंटी ट्रस्ट इश्यूज, बेसिकली एक टेक कंपनी के लिए इतना ट्रस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं, विसल ब्लो होती रहती हैं कि ये पैसों के लिए अपने डेटा को सेल करती रहती हैं। तो यही थर्ड चीज़ भी यही है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो जैसे बैंकिंग सर्विसेज है तो वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है, पर एक ऐसी टेक कंपनी के लिए सिक्योरिटी को मतलब डील करना उसके साथ सिक्योरिटी के अंदर, तो ये वही है, सेम बात है कि यहाँ पर डेटा वगैरह की ब्रीच हो सकती है, सेल हो सकती है, और आपकी जो डेटा की मैनिपुलेशन भी हो सकती है। जैसे आपने 100 रुपये जमा कराए और आपके 90 कर दिए, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ब्रॉड एग्जांपल दिया है, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें बेसिकली 3 कंसर्न्स हैं इनके, यहाँ पे कंसर्न्स लिखा है। तो ये 3 कंसर्न्स हैं आरबीआई के, अगर वो जैसे टेक कंपनीज को यहाँ पे बैंकिंग में से एंटर नहीं करने दे रही इसकी वजह के। तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। आगे देखें तो यहाँ पे फॉरेक्स रेट, इसके अंदर बेसिकली ये पूरा सेगमेंट आता है यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स का। इसके अंदर जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, एमएससीआई हो गया, ये सब काफी सारे इंडेक्सेस बताए रहते हैं। जैसे निक्की हो गया, निक्की मतलब आपका जापान का इंडेक्स है। तो ऐसे ऐसे काफी सारे इंडेक्स हैं, यहाँ पे ऑयल है, बॉन्ड है, तो यहाँ पे जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड का रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो ये बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर रहती हैं, या अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं डेली बेसिस पे, आपको टर्म्स से फेमिलियराइज हो जाएगा। अब चलिए तो यहाँ पर फॉरेक्स रेट का सेक्शन है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको बेसिकली मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। ये मैंने पहले भी कवर किया, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं देखा है वो पहले भी। तो इसके अंदर देखें तो ओपन कल फॉरेक्स रेट मतलब डॉलर और रुपी का फॉरेक्स रेट, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि जैसे अगर 75 रुपी रेट चल रहा है, इसका बेसिकली मीनिंग है कि आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे आपको $1 मिलने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये राइज कर गया है, बट कई लोगों को लगता है कि ये अच्छी बात है, बट ये बहुत ही बुरी बात है। जैसे कि हम समझते हैं, आपको पहले पे करना था 74.37 रुपीज $1 को लेने के लिए, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलें तो यहाँ पर जितने टाइम पे बढ़ गए, अब आपको 74.56 रुपीज देने पड़ेंगे एक ही डॉलर को, उसी डॉलर को परचेज करने के लिए। तो इसका बेसिकली यहाँ पे मीनिंग होता है कि डेप्रिसिएशन हो गया इंडियन रुपीज के अंदर, रुपये की वैल्यू फॉल कर गई। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रुपये पे करना पड़ेगा एक ही चीज के लिए, एक ही डॉलर के लिए। तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर ये इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार समझ में नहीं आता कि इस न्यूज के अंदर ये चीज अंडरलाइन कॉन्सेप्ट की तरह रहती है। Nearly 16% of PSB's MSME loans below 25 crore turn bad। तो उसके अंदर बेसिकली समझ लेते हैं यहाँ पर कि PSB's MSME, तो PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के लोन्स, पब्लिक सेक्टर बैंक ने किसको लोन दिए? MSME को। MSME मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत डिटेल में, मीडियम स्मॉल स्केल एंड माइक्रो स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली छोटी एंटरप्राइजेस होती हैं। किस बेसिस पे छोटी, मैं आपको यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा, इसके अंदर क्या है कि आप कॉन्सेप्ट और क्राइटेरिया की फोटो भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली MSME इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी इंडस्ट्री आप इनको मान सकते हैं। तो इनको जो है लोन दिए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए, ऐसे बैंक्स ने इनको लोन दिए, और इनमें से 16% के लोन आसपास 16% के आसपास लोन बैड लोन्स बन गए, बैड लोन्स बन गए। इसका मतलब होता है बेसिकली कि जो लोन जिस कंपनी ने लिया उसने पे नहीं कर पाया ड्यू डेट तक, तो ये बेसिकली होता है बैड लोन्स। इसको बैड डेट भी कह सकते हैं, अगर आपने अकाउंट्स वगैरह पढ़ी है तो बैड डेट का कॉन्सेप्ट चलता है, ये भी यही होता है बैड डेट। तो इसके अंदर यही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एनपीए की रेशो, एनपीए मतलब यही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक के लिए एसेट होते हैं उसके लोन, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे उसका बेसिकली मीनिंग यही है कि वो रीपे नहीं हो रहे। तो अगर इसको कंपेयर करें तो 18% के आसपास चल रहा था ये पहले दिसंबर 2020 में, और मार्च 2020 में एट द एंड ऑफ मार्च 2020 ये चल रहा था 13%। तो बेसिकली उन्होंने कंपेयर करके बताया कि यहाँ पे जैसे 16% है तो पहले कितना था, बाद में कितना था वगैरह वगैरह, तो ये पे इन्होंने कंपेयर करके पूरा बताया हुआ है। ये हमारा जो पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड है। इसके अंदर आगे चल दो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है। इसके अंदर जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें टिप दे दो इन्वेस्टिंग की, आप स्टॉक बता दो हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वैसा वैसा तो कुछ रहता है। यहाँ पे आउटराइट तो नहीं बोला होता कि आप इसको परचेज कर लो, बट हमें बताया होता है, इंडिकेशन होती है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
तो इसके अंदर बाकी सब तो न्यूज़ ऐसी ही हैं, इसको हम जो है कवर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ है, नो एंड टू वोडाफोन आइडिया वोज। तो वोडाफोन आइडिया की जो लॉसेज हैं उनको कोई एंड नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। एनालिस्ट सेज बेयरिश, एनालिस्ट मतलब जो है वो कह रहे हैं कि इसमें बेयरिश रहे हैं, मतलब वो खुद भी बेयरिश रह रहे हैं। बेयरिश का मतलब होता है कि वो सेल ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है सप्लाई की, सप्लाई बढ़ रही है एक स्टॉक की, तो सीधी सी बात है उसका जो पूरा प्राइस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो स्टॉक स्लाइड यहाँ पे वही बोला है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे डिक्रीज कर गया ओवर द पीरियड। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे हाउस व्यूज मतलब इन्होंने ब्रोकरेज फर्म बताई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनालिस्ट फर्म होती हैं, CLSA, ICICI सिक्योरिटीज, ये कुछ अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं, कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करती है, फंडामेंटल एनालिसिस करती हैं, टेक्निकल एनालिसिस करती हैं और बताती हैं कि आपको एक स्टॉक को जैसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको सेल कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब इन्होंने सब ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म, अंडर वेट, सेल, यही सब बोला हुआ है। तो हमने इसके अंदर पूरा डिस्कस कर लिया और आगे चले तो यहाँ पर इसके अंदर शेरशाही का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। शेरशाही मैंने आपको पहले बताया था, ये मॉर्टेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है कि आप जैसे ये फ्रॉड्स बेसिकली कंडक्ट ना हो पाए, फ्रॉड्स कंडक्ट जैसे ना हो पाए, फ्रॉड्स ना हो पाए, किससे रिलेटेड, मॉर्टेज से रिलेटेड, कि जैसे आपने एक असेट को लिया, उसको 10 बैंक में जमा कर दिया और 10 बैंक से सेम असेट के अगेंस्ट लोन ले लिया मॉर्टेज रख के, तो ऐसी सब चीजें ना हो पाए, तो ये होता है शेरशाही का फंक्शन। ये मैंने आपको पहले भी कवर किया था, बट मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। इसके अंदर देखिए तो इकोनॉमी मैक्रो का सेक्शन है, ये पूरे पेज में इसके अंदर बेसिकली एड्स ही हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, हम इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारा पूरा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है, इसके अंदर चले तो एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर यहाँ पे 2 एडिटोरियल हैं। अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें जैसे कमेंट में बता रहे थे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे चले तो यहाँ पर ये कंपनीज पास जो प्रॉफिट का सेक्शन है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऊपर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर 4th पेज पे आता है तो, पर आज वहाँ पे ज़्यादा एड्स ही थे, तो इसके ऊपर हम फिर भी 1-2 न्यूज़ इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री मसंट बी रिड्यूस टू डुओपोली, मित्तल। तो मित्तल कौन है यहाँ पर, ये सुनील मित्तल हैं, ये भारतीय एयरटेल के चेयरमैन है। तो ये एयरटेल के चेयरमैन होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि जो टेलीकॉम की पूरी इंडस्ट्री है उसको डुओपोली में मत कन्वर्ट करो। डुओपोली का मतलब हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ही फर्म्स जो है वर्क करेंगे। जैसे मोनोपोली मैंने अभी आपको बताया, मोनोपोली के अंदर क्या था, मैंने कैडबरी का एग्जांपल लिया था। तो अगर आप उसमें कैडबरी और 5 स्टार जोड़ दें कि सब लोग सिर्फ कैडबरी और 5 स्टार परचेज करें, बाकी जैसे आपकी किटकैट हो गई, पर्क होगी, इनको कोई नहीं खरीद रहा, तो ये डुओपोली का एग्जांपल बन गया एक तरह से। तो डुओपोली के लिए यहाँ पे जो फर्म्स आ रही हैं उनका नाम है यहाँ पर एयरटेल और जियो। सबको पता ही है, ये तो बिग टाइम जायंट्स है टेलीकॉम इंडस्ट्री के। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सेक्टर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, होपफुल गवर्नमेंट वुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे सेक्टर जो है पूरा बहुत स्ट्रेस के अंदर है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स इसके अंदर लेगी। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एक बात को कि किसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक कंपनी जो खुद लॉसेज में है, अगर वो बोल रही है गवर्नमेंट को कि आप स्टेप्स ले लो यहाँ पर आकर इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी इतनी से नहीं होती, उसका इतना वेटेज नहीं होता। अगर एक कंपनी जो बहुत बड़ा जाइंट है जैसे भारतीय एयरटेल, वो ऐसा कह रही है कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए, तो वो मिल करके बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब जैसे अगर सिर्फ VI बोलता कि आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो हो सकता है कि स्टेप्स कोई नहीं लिए जाते, बट अगर एयरटेल भी बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है कि जो स्टेप्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मेजर्स लिए जाएं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आने वाले दिनों में। तो हमें कोविड-19 इम्पैक्ट का न्यूज़ है, इसके अंदर पूरी कोविड जैसे डेथ कितनी हुई, वैक्सीन कितनी लगाई, वो सब होता है, इसके अंदर हम कवर नहीं करेंगे। ईटी पर का सेक्शन है, इसके अंदर सोशल ट्रेंड्स होते हैं, इसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे और आप इसको भी डेली बेसिस पे स्किप कर सकते हैं पूरी तरह से, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर स्टार्टअप्स एंड अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है। स्टार्टअप्स बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही लगाया हुआ है, स्टार्टअप्स का मेन सेक्शन आता है स्टार्टअप्स डिसरप्शन एंड टेक में, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अराउंड द वर्ल्ड होता है, अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे मेन है। इसके अंदर क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जैसे यहाँ पे बाइडन ने क्या कहा, आपके जॉनसन ने क्या कहा, किम जॉन किंग ने क्या कहा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ भी थी, कल भी थी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, अगर आपके काम की है ये तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अपने पर्पस के लिए अभी के लिए स्किप करते हैं। तो दैट्स इट, एंड हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है, और एज यूजुअल मैं जो इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है कि आपको या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या फिर आपको अबाउट सेक्शन के अंदर तो मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको सारी PDF एक ही प्लेस पे सुबह 7 बजे चाहिए, मैं 7 बजे रोज PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।